अमीर बहन का हीरे और गरीब बहन का पेड़ घर ससुराल में ठंड के पकवान। अरे बहू जल्दी कर, तेरे भाई इतने समय बाद आया है, कुछ अच्छा सा बना ले। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे घर में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने भैया के लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी और इतनी गर्मी में भी मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। वाह, ये सब कब किया बहू तूने? इतना सारा सामान कब लाई तू? बताती हूँ माँ जी। जहाँ एक तरफ पेड़ घर ससुराल में मनीषा गरीब होने के बावजूद भी अपने भाई के लिए ढेर सारे पकवान बना रही होती है, वहीं अमीर बहन मजे से ठंड में बिस्तर में हीटर के सामने गर्मा गर्म गाजर के हलवे, हरी सब्जी के पकौड़े और गर्मा गर्म छोले भटूरे का आनंद ले रही थी। अरे वाह, मजा आ गया, ये सब तो मेरी फेवरेट चीज है। अच्छा हुआ खाना मैंने बाहर से ऑर्डर कर लिया। वाकई में मैंने वो खाना अच्छा नहीं बनाया था, ऊपर से मेरा खाना भी जल गया। लेकिन मेरे पास हीरो का ससुराल है, मैं जब चाहे नौकरों से ठंड में गर्मा गर्म बढ़िया पकवान बनवा कर खा सकती हूँ, वो भी ऐसे। आहा, मजा आ गया। ये क्या, एक तरफ गरीब बहन पेड़ घर में रह रही थी और मुश्किल से ठंड के पकवान बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन हीरे के ससुराल में रहकर बढ़िया बढ़िया पकवान खा रही थी। आखिर दोनों के ससुराल में जमीन आसमान का इतना अंतर क्यों था? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलेंगे, जहां मोहिनी अपनी बड़ी बेटी की शादी एक गरीब घर में आतिश के साथ कर देती है, जहां वो अपने गरीब ससुराल में बहुत अच्छे से खुशी खुशी रह रही थी। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही एक ऐसा भयानक तूफान आता है जिसमें उनकी कच्ची झोपड़ी उड़ जाती है और वो अपना थोड़ा बहुत सामान उठाकर तूफान से बचने के लिए जंगल की ओर भागते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बहू को अभी शादी करके आई थी और अब हम उसे कहाँ रखेंगे? हमारे सर पर तो छत ही नहीं रही। माँ, मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा, हमारे लिए कोई कमरा भी किराए पर नहीं था, अब हम कहाँ रहेंगे? तभी मनीषा एक पेड़ में कटफोड़वा नामक एक पक्षी को देखती है, जो पेड़ में अपनी चोंच से गड्ढा कर रहा होता है। माँ जी वो देखिए, छोटा सा पक्षी पेड़ में गड्ढा कर रहा है। क्यों ना हम भी ऐसे ही करके पेड़ के अंदर अपना घर बना लेते हैं, जहाँ से हमें कोई हटा भी नहीं पाएगा और ना ही हमें उसके पैसे देने पड़ेंगे। इस सर्दी की मार से भी बच जाएंगे। अरे हाँ मनीषा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो हम सब मिलकर काम शुरू करते हैं। लेकिन इतनी ठंड में हम रात को पेड़ का घर बना पाएंगे? और अंधेरा भी हो रहा है। कोई बात नहीं, घर से आते वक्त मैं छेनी हथौड़ा रख लिया था। मैं अभी लकड़ी काट कर आग जलाने का इंतजाम करता हूँ और हम भी घर बना लेंगे। फिर आतिश लकड़ी काट कर जला देता है और तीनों ठंड में हांफते हुए एक पेड़ के बीच से पक्षी की भांति खोखला करने लगते हैं। रात के 3 बजे तक पेड़ घर बनाकर वो सो जाते हैं। अगले दिन मनीषा किसी तरह जुगाड़ करके जंगल में फल सब्जी ढूंढकर चूल्हा बनाकर खाना तैयार कर लेती है, जिसे वो सब लोग खा लेते हैं। खाना तो खा लिया, लेकिन हमारे घर में रहने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें वो सब भी लकड़ियों से ही बनाना होगा। हाँ तो हम बनाएंगे ना। माँ जी आप आराम कीजिए, मैं उनके साथ हूँ, मैं ये सारा काम करवा दूंगी। ये कहकर दोनों पति पत्नी मिलकर लकड़ी का बेड, सोफा, मेज बनाकर तैयार कर देते हैं, जिसके बाद आतिश अपने गोदाम के काम पर चला जाता है, जिससे वो लोग 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मनीषा की छोटी बहन ट्विंकल को एक अमीर घर का लड़का हीरे की बड़ी सी अंगूठी पहनकर प्रपोज कर देता है। ट्विंकल, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। विल यू मैरी मी? रियली? यस, आई विल मैरी यू। वाह, अब तो मैं ध्रुव की ससुराल की बहू बनने वाली हूँ। ये सुनकर ट्विंकल उसे गले से लगा लेती है। कुछ दिनों बाद कविता मनीषा को मायके भेज देती है। अपनी माँ से बात करके वो अपने पेड़ घर ससुराल के बारे में भी बता देती है। ये बात ट्विंकल सुन मनीषा को ताने मारती है। देख रही हूँ माँ, आपकी एक बेटी तो पेड़ घर ससुराल में पहुँच गई, लेकिन मैं जाऊंगी हीरे के ससुराल में और बहुत मजे करूंगी। और वहाँ के गहने क्या, दीवार, प्लेट, जूते, घर, सब कुछ हीरो का बना हुआ है। अच्छी बात है, जो उसकी किस्मत में था उसे मिल गया। तुझे जो मिल रहा है वो तेरी किस्मत है। लगता है तेरा भाई तेरी शादी पर भी नहीं आएगा। कोई बात नहीं, मैं बाद में मिल लूंगी भैया से। 2 दिन अपनी माँ के पास रहकर मनीषा वापस अपने पेड़ घर ससुराल में चली जाती है। वहीं मनीषा की भी हीरे के ससुराल में शादी हो जाती है, जहां उसकी सास हीरे की आरती की थाली से उसकी आरती उतारती है और नौकरों से छोटे छोटे हीरे के उस पर बरसात करवाती है। अरे वाह, मेरी हीरोइन वाली नहीं, हीरे वाली एंट्री है। वैसे मेरी किस्मत नहीं, मैं लकी हूँ, क्योंकि मैं अपनी ड्रेसिंग सेंस को अमीर जैसा रखती थी, तभी तो शेष ने मुझे प्रपोज किया। बहू, तुम किस सोच में डूब गई? घर के अंदर भी आ जाओ,
जो अपने कपड़े बदल कर आओ, फिर मैं तुम्हें कुछ दूंगी। जी माँ जी। ट्विंकल अपने कपड़े बदल कर आती है, जहां सास उसको नए हीरे के कंगन, हीरे के सारे जेवर पहना देती है और शीशे में खुद को देख ट्विंकल हक्की बक्की रह जाती है। वाह माँ जी, मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ। सुंदर तो तुझे लगना ही था, आखिर मैंने तुझे हीरो के जेवरात जो दे दिए हैं। एक तरफ पेड़ वाले ससुराल में रहकर मनीषा बहुत ज्यादा संघर्ष का सामना कर रही थी, लेकिन उसमें भी वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती थी कि थोड़ा ही सही ससुराल वालों का पेट तो भर जाता था। लेकिन वहीं ट्विंकल हीरे के ससुराल में रहकर भी अपने हीरे के ससुराल को राख बनाने में लगी रहती थी। कभी कोई खाना जला दिया करती थी। कुछ दिनों बाद उसका भाई ध्रुव विदेश से लौटकर अपनी माँ के पास आ जाता है। ओहो माँ, मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। क्यों ना मैं अपनी दोनों बहनों के घर जाऊं और उनको शादी का तोहफा दूं और अपनी बहनों से भी मिल लूंगा इसी बहाने। ध्रुव माँ से पता पूछकर अपनी अमीर बहन के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही ट्विंकल नीलम से खाना बनाने के लिए कह देती है। जैसे ही वो अपना बनाया हुआ खाना परोसकर अपने भाई को देती है, वैसे ही ध्रुव गाजर का हलवा खाता है तो उगल देता है। छी, ये कैसा जला हुआ गाजर का हलवा है ट्विंकल? ये सब क्या है? और ये खाना, ये जल कैसे गया? तू इतने अमीर ससुराल में आई है, तेरे को अभी तक खाना बनाना नहीं आया? भूल मत, अपने ससुराल में रह रही है, कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल रख। भाई आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? अगर नहीं खाना तो मत खाओ, और इस हीरे के ससुराल में मुझे खाना बनाने की क्या जरूरत है? मेरे पास इतने नौकर चाकर है, वो तो माँ जी ने कह दिया इसलिए मैंने बना दिया। मैं तुझसे मिलने आया हूँ और तू मुझसे इस तरीके से बात कर रही है? हाँ, ऐसे ही बात करूंगी। आपने मेरी बेइज्जती की है ना मेरे घर में आकर, अब आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर ध्रुव वहां से चला जाता है। वहीं पेड़ घर के बाहर आकर मनीषा दुकान की तरफ आई होती है कि अपने भाई को देखकर कहती है, ध्रुव भैया, आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं? आप आ गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। हाँ, मैं तुम दोनों को सरप्राइज देना चाहता था और ट्विंकल से मिलने गया था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा हाँ, मैं तो भूल गया कि तुम ट्विंकल के ससुराल के पास ही रहती हो। तो चलिए भैया, देर किस बात की है, चलिए मैं आपको अपने घर लेकर चलती हूँ। ठीक है। अपने घर के राशन का सामान वापस करवाकर मनीषा अपने भाई के लिए पकवान बनाने वाला सामान खरीद लेती है और अपने भाई को पेड़ घर ससुराल में ले आती है, जिसे वो देखता ही रह जाता है। ये तेरा घर है मनीषा, तू पेड़ घर में क्यों रह रही है? पर जो भी अच्छा लग रहा है, अंदर से गर्म भी है। कुछ देर बाद मनीषा अपने भाई के लिए ठंड में मौज से खाने वाले पकवान बनाकर लेकर आती है। अरे भैया, गर्मा गर्म ठंड वाली पकवान भी खा लीजिए। देखिए, मैंने आपके लिए गाजर का हलवा बनाया है मेवा डालकर, और देखिए पालक के पकौड़े, मेथी की भुजिया, बथुए का रायता, खाइए ना। और आपकी रोटी, साथ में सरसों का साग भी है। खाओ बेटा खाओ, मेरी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है। खाना खाकर ध्रुव को बहुत अच्छा लगता है। वाह मनीषा, तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। ससुराल में आकर सीखा क्या खाना बनाना ये? हाँ भैया, मुझे तो ये खाना बनाना पहले से ही आता है। वो तो आप विदेश चले गए, इसीलिए आपको पता नहीं है। मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, और छोटी को अभी तक खाना बनाना नहीं आता। हाँ, ये तो मुझे पता चल गया। ध्रुव अच्छे से अपनी बहन से मिलकर वहां से चला जाता है। अगले दिन पोस्ट ऑफिस वाला उसे एक चिट्ठी दे जाता है, जिसमें 200 गज की प्रॉपर्टी मनीषा के नाम थी। ये देख मनीषा ध्रुव को फोन कर देती है। ये क्या भैया, आपने ये प्रॉपर्टी मेरे नाम क्यों कर दी? बस ये समझ, इसकी हकदार तू है और इसे शादी का तोहफा समझ कर रख ले। फोन पर मनीषा अपने भाई को धन्यवाद करके फोन रख देती है और अब पेड़ घर छोड़कर ठंड में पूरा परिवार ध्रुव की प्रॉपर्टी में खुशी खुशी रहने लगता है। मेरा पार्सल आने वाला है, मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि कहाँ रह गया डिलीवरी बॉय। दिशा बाहर आती है तो वो अपने सामने नई नवेली बहू को मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हुए देखती है। ओह माय गॉड, कैसी किस्मत है तुम्हारी। लगता है तुम भी मेरी तरह ही नई नवेली बहू हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत तो देखो, तुम्हें किस तरह ठंड में बाहर बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। तुमसे सही तो मैं हूँ, मुझे अपने ससुराल में हीटर के पास खड़ी होकर आराम से खाना बनाना होगा। तभी डिलीवरी बॉय आ जाता है और दिशा का ऑर्डर देता है। अच्छा हुआ भैया, अब आ गई। आज मुझे अपने ससुराल वालों को चीज, पिज्जा, पास्ता ये सब बनाकर खिलाना है। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, तो वह स्पेशल होनी चाहिए। ये पुरानी रोटी सब्जी तो हर कोई अपने घर में बनाता ही है। देखो, तुम्हें ये सब बनाना आता है, लेकिन मुझे सादा खाना बनाना आता है, और मैं अपनी पहली रसोई की रस्म में वही बनाने वाली हूँ। मुझे तो तरस आता है तुम्हारी किस्मत पर। कोई बात नहीं, ऐसी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती।
देखते हैं आज मेरी पहली रसोई की रसम में मुझे कितने इनाम मिलने वाले हैं। दिशा इस तरह घमंड में कहकर वहां से चली जाती है, लेकिन राधा चुपचाप आराम से चूल्हे पर खाना बनाती रहती है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पड़ोस की ये अमीर और गरीब बहू की पहली रसोई ठंड में थोड़ी हटके होने वाली है। तो आइए अमीर और गरीब की पहली रसोई की रस्म देखने के लिए थोड़ा कहानी में आगे चलते हैं। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। बहुत सुंदर हो तुम। मेरे घर में तो स्वयं लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है। राधा गृह प्रवेश के बाद अपनी सास के पैर छू लेती है। नमस्कार माँ जी। बहू तू जीती रहे, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए और हमेशा खुश रहे। मेरी तो बस यही दुआ है तेरे लिए, और बहुत जल्दी तुझे एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना बेटा हो जाए जो मुझे दादी दादी कहकर बुलाए। ममता की ये बात सुनकर राधा मुस्कुरा जाती है। उसके बाद ममता उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए कमरे में भेज देती है। राधा का ससुराल थोड़ा गरीब था। उसके घर में हर एक चीज की सुविधा तो नहीं थी, लेकिन प्यार प्रेम बहुत था। वहीं उसके गरीब ससुराल के सामने ही एक अमीर बहू का ससुराल था, जहां अमीर बहू का गृह प्रवेश हो रहा था। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। बहुत प्यारी लग रही हो। प्यारी तो लगूंगी ही ना। पता है मेरा मेकअप कितना महंगा है? बहुत महंगे पार्लर से मेकअप करवा कर आई हूँ। चलो अच्छी बात है। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद तुम्हारी पहली रसोई की रस्म शुरू होगी। मेरी पहली रसोई की चिंता मत करो माँ जी, मैं आपको अपनी पहली रसोई की रस्म में खुश कर दूंगी। ये सुनकर मनोरमा भी खुश हो जाती है। उसे लगता है कि भले ही अमीर बहू आई है, लेकिन वो खाना अच्छा ही बनाएगी। मनोरमा चुपचाप वहां से थोड़ी देर के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद दिशा को रसोई में लेकर आया जाता है, जहां पर उसके लिए हीटर जलवा दिया जाता है। बहू, ये रसोई है, यहाँ मैं हीटर रखवा दिया है। तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, आराम से खाना बना लेना। ठीक है माँ जी, अब आप बाहर इंतजार कीजिए, मैं इतने खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। दिशा के इतना बोलते ही मनोरमा बाहर चली जाती है, लेकिन मनोरमा के जाते ही दिशा अपना फोन उठाती है और फोन के अंदर चीज पास्ता बनाने का सामान और कुछ अतरंगी सब्जियां ऑनलाइन ऑर्डर करती है। आज इतना अच्छा अच्छा खाना बनाकर रख खिलाऊंगी कि सब लोग खुश हो जाएंगे। दिशा पार्सल के आने का इंतजार कर रही होती है, तो उधर राधा की पहली रसोई की तैयारी शुरू कर दी जाती है। बहुत ठंड होती है, लेकिन ठंड में राधा ठंडे पानी में काम करते हुए चूल्हे पर काम कर रही होती है। बहुत ठंड हो रही है। इतनी ठंड में ठंडा पानी में हाथ डालकर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन सभी के लिए खाना बनाना है तो ये तो करना ही होगा। राधा आराम से चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है। चूल्हे के आगे काम करने के बाद तो ठंड भी दूर भाग जाती है। राधा को चूल्हे के ऊपर खाना बनाने में बहुत मजा आ रहा था, तो वहां पार्सल आने में अभी देरी हो रही थी, लेकिन रसोई में बाकी के काम करने में भी दिशा को आफत आ गई थी, जैसे ठंड में ठंडा पानी में बर्तन धोना। कितनी ठंड हो रही है, मेरे तो हाथ ही सुन हो गए। मुझे तो ये बर्तन धुल ही नहीं रहे। दिशा एक बर्तन धोती नहीं कि अपनी सास के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ जी, मैं अकेले कब तक काम करती रहूंगी? रसोई में एक नौकरानी तो होनी ही चाहिए ना मेरे साथ। अरे हाँ, क्यों नहीं बहू, भेज रही हूँ। जाओ दीपू, जाकर नई बहुरानी की मदद करवा दो। ठीक है माँ जी, मैं भाभी की मदद करवा देती हूँ। दीपू ऐसा कहकर रसोई में जाती है और दिशा की सारी बातें सुनने लगती है। चलो मुझे कढ़ाई धोकर दे दो। ठीक है मालकिन, अभी धोकर दे देती हूँ। इतने तुम कढ़ाई धो रही हो, इतने में हीटर के सामने खड़ी हो जाती हूँ मैं, बहुत ठंड हो रही है। दिशा ऐसा कहकर हीटर के सामने खड़ी हो जाती है, तो उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन इतने में दीपू कढ़ाई धोकर उसे दे देती है। भाभी जी, कढ़ाई मैंने धो दी है, आप खाना बना लीजिए। दिशा जैसे ही हीटर के आगे से हटती है, उसे ठंड लगती है। वो ठंड में कांपते हुए गैस पर कढ़ाई चढ़ा देती है। इसके बाद उसे फिर से ठंड लगती है। अब वो सब्जियां काट रही होती है, तो ठंड में उससे खड़ा भी नहीं होया जाता। सुनो दीपू, एक काम करो, जल्दी से सब्जियां काट दो, मुझे ठंड लग रही है, मैं हीटर के सामने खड़ी हो रही हूँ। कुछ देर में दिशा का बाहर पार्सल आता है, जहाँ वो अपनी पड़ोस की गरीब बहू को खरी खोटी बातें सुनाकर अपने घर में पार्सल ले आती है। इसमें क्या है भाभी जी? नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो, ज्यादा पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही दीपू चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती। उसके बाद दिशा सबके लिए चीज, पिज्जा, पास्ता और मैक्रोनी बनाना शुरू करती है। ओह माय गॉड, ये रसोई में खाना बनाना कितना डिफिकल्ट होता है। मुझे तो खाना बनाया ही नहीं जा रहा, बस जैसे ही हो ये सब बन जाए। यूट्यूब पर मैंने देखा था, ऐसे ही बनाया जाता है। दीपू इतने अमीर खानदान की लड़की थी कि वो कभी रसोई के अंदर गई ही नहीं थी, तो उससे अच्छे खाने की तो उम्मीद करना ही बेकार था। लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे करके चाइनीज फूड बनाकर खाने की टेबल पर लगाया। सभी ने जब अमीर बहू के हाथों का खाना खाया, तो किसी को उसके हाथों का खाना पसंद ही नहीं आया।
बहू, तुमने ये कैसा खाना बनाया है? जरा देखो, ये कोई खाना है? ये खाने की चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे कम से कम अपने मायके से थोड़ा खाना तो सीख कर आना चाहिए था। पहली रसोई में ये सब कौन बनाता है? मनोरमा दिशा को इतना कह ही रही थी कि तभी उनके घर की घंटी बजती है। दरवाजे पर गरीब बहू की सास ममता होती है। अरे मनोरमा बहन, कैसी हो? आज मेरी बहू ने ठंड में चूल्हे पर खाना बनाया है। हम सभी को बहुत अच्छा लगा। ये लो, तुम भी खा लो, तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पनीर की सब्जी, पूड़ियाँ, गर्मा गर्म हलवा, सच में बहुत स्वादिष्ट खाना लग रहा है खुशबू से ही। ये देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मनोरमा खाना लेकर अंदर आती है और अपनी पड़ोस की गरीब बहू के हाथों का बना हुआ खाना खाती है। ये देख रही हो दिशा, गरीब बहू के हाथों का बना हुआ स्वादिष्ट खाना। तुमसे ऐसा खाना नहीं बनाया गया, जबकि हमारे घर की रसोई में कोई कमी नहीं। हमने तो तुम्हारे लिए रसोई में हीटर तक लगवा दिया था ताकि तुम्हें वहाँ खड़े होकर ठंड न लगे, फिर भी तुमने ऐसा खाना बनाया। यहाँ आकर दिशा का घमंड चूर चूर हो जाता है। उसे समझ आता है कि मामूली सी चीज खाना बनाना तक उसे नहीं आता। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। घमंड के चलते मैंने गरीब बहू को बहुत सुनाया, लेकिन ये नहीं सोचा कि खाना तो बेसिक सी चीज है, आना ही चाहिए। मुझे इतना भी नहीं आता माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं खाना बनाना सीखूंगी। माफी तुम्हें मुझसे नहीं, गरीब बहू से मांगनी चाहिए। गरीब होने के बाद भी ठंड में बाहर चूल्हे पर बैठकर उसने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया और उसको तूने इतना लेक्चर सुनाया। बेचारी ने फिर भी तुझे कुछ नहीं कहा। जा बहू, उसी से माफी मांग। इस तरह दिशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो राधा से माफी मांगने उसके पास जाती है। मुझे माफ कर देना बहन, मैंने तुम्हारे को कितना कुछ सुनाया था, लेकिन सच कहूँ तो तुमने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। क्या तुम मुझे अच्छा खाना बनाना सिखा दोगी? तभी पड़ोस की कुछ औरतें कहती हैं, चिंता मत करो, हमारी राधा बहू का दिल बहुत बड़ा है, तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाएगी। हाँ, हमारी बहू गरीब है जरूर है, लेकिन हाथ में हुनर लेकर आई है। आज हम सभी ने उसकी पहली रसोई का खाना चखा था। इस तरह अब दिशा राधा से खाना बनाना सीखती है और धीरे धीरे उसे भी खाना बनाना आ जाता है। अब वो भी अपने ससुराल में सभी को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है।